नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नीट पेपर 1 शिक्षण एवं शोध अभियोगिता केवीएस मदान की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जो कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हिंदी मीडियम वालों के लिए अपलोड किया जा रहा है, जिसका चैप्टर नंबर 10 बी प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध भाग 2 का वीडियो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को अब तक नहीं लाइक किए हैं वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों, ओके। और जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत वीडियो में स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज़ वो अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। और वीडियो में जो भी डाटा जहां पे भी लगे दोस्तों कि डाटा यहाँ ओल्ड दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग करेंट डाटा को सर्च कर लीजिएगा और अपने अनुसार उसको नोट कर लीजिएगा, ओके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 बी यानी यूनिट 10 प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध भाग 2। और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत का संविधान। आज का टॉपिक हमारा यही है, भारत का संविधान। सबसे पहले हम लोग उद्देशिका पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इसको समझने की कोशिश भी करिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देने और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा संविधान था। आप लोग अगर चाहेंगे तो एक बार और इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी अगर 2 बार पढ़ते हैं तो अच्छा है। तो वीडियो में आप लोग बोले तो हम लोग करते हैं। चलिए एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, उद्देशिका को। भारत का संविधान में उद्देशिका को एक बार और पढ़ लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने कभी भी इतना लंबा जो है रिवाइज किया नहीं, रिपीट नहीं किया है, बट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसको हम लोग एक बार और चाहेंगे कि दोबारा पढ़ें, ताकि आप लोगों को 2 से 4 बार में ही आपके दिमाग में ये बैठ जाए। चलिए एक बार और स्टार्ट करते हैं। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देने और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, यही था दोस्तों हमारा उद्देशिका। ठीक है, और इंग्लिश में नीचे लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, जिसे पढ़ना है वो अपना स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाया जा रहा है, तो हिंदी मीडियम पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, और आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे दोस्तों हमारा नोट है, थोड़ा नोट देख लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग संविधान के भाग को देखेंगे। ठीक है, नोट्स में देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। ठीक है, आगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 1 में दोस्तों संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 में है। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 दोस्तों मूलभूत अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाग 4 दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4A में दोस्तों मूल कर्तव्य आते हैं, जो कि अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, आगे है भाग 5 में दोस्तों संघ आते हैं, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है।
ठीक है। अध्याय 1 में देखते हैं दोस्तों कार्यपालिका आता है, अध्याय 2 में दोस्तों संसद आता है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार आते हैं, अध्याय 4 में दोस्तों संघ न्यायपालिका आता है, अध्याय 5 में दोस्तों भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार आते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों भाग 5 के अंतर्गत है। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे है भाग 6, हम लोग देखते हैं दोस्तों राज्य, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आते हैं। ठीक है, इतने अनुच्छेद आते हैं राज्य के अंतर्गत भाग 6 के अंतर्गत। इसमें देखते हैं कुछ। अध्याय 1 में दोस्तों सामान्य है, अध्याय 2 में कार्यपालिका आता है, अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल आता है, अध्याय 4 में दोस्तों राज्यपाल के विधायी अधिकार आते हैं, अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं, अध्याय 6 में दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। ठीक है, ये भाग 6 के अंतर्गत है। आगे भाग 7 के अंतर्गत क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य अनुच्छेद 238 इसका बाद में रद्द कर दिया गया। ठीक है, इसका बाद में रद्द कर दिया गया। अब अनुच्छेद 7 के बाद अनुच्छेद 8 देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, अनुच्छेद 239 से 241 तक है। ठीक है, भाग 8 में। नंबर 9 दोस्तों, भाग 9 पंचायत से संबंधित है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। ठीक है, आगे भाग 9 ए में क्या क्या है देखते हैं। भाग 9 ए में दोस्तों नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाग 10 क्या कहता है दोस्तों। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आते हैं जो कि अनुच्छेद 244 से 244 ए तक आते हैं। आगे भाग 11 क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है, अनुच्छेद 245 से 255 तक आते हैं। इसमें अध्याय 1 में है विधायी संबंध और अध्याय 2 में दोस्तों प्रशासनिक संबंध आते हैं। ठीक है, भाग 12 देख लेते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300 क के अंतर्गत आते हैं। भाग 12। ठीक है, अध्याय 1 में वित्त, अध्याय 2 में उधार और अध्याय 3 में दोस्तों संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद आते हैं। अध्याय 4 में दोस्तों संपत्ति का अधिकार आता है। ठीक है, आगे है भाग 13। भाग 13 में क्या है देखते हैं, आइए, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाग 13 के बाद भाग 14। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे दोस्तों आप लोगों को। भाग 14 में क्या है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं जो अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत आते हैं। इसमें अध्याय 1 सेवाएं हैं और अध्याय 2 दोस्तों हमारा लोक सेवा आयोग है। ठीक है, आगे देखते हैं भाग 14 का ए अधिकरण अनुच्छेद 323 ए से 323 बी। ठीक है, ये भाग 14 ए के अंतर्गत आते हैं। भाग 15 में दोस्तों क्या है, निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329। ठीक है, ये दोस्तों निर्वाचन से संबंधित है भाग 15। भाग 16 क्या कहता है ये देखते हैं। भाग 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 330 ए से 330 बी तक आते हैं। ठीक है, भाग 16 में। आगे भाग 17 में दोस्तों राजभाषा संबंधित है, भाग 17 जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अध्याय 1 में संघ की भाषा, अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाएं, अध्याय 3 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा और अध्याय 4 में दोस्तों विशेष निर्देश है। ठीक है, ये भाग 17 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध है जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अनुच्छेद 18 में अनुच्छेद कह रहे हैं, क्षमा करिएगा दोस्तों, भाग 18 में आपात उपबंध है जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। ठीक है, अब ठीक है, आगे भाग 19 में दोस्तों प्रकीर्ण से संबंधित है जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक है। आगे हमारा भाग 20 देख लेते हैं दोस्तों। भाग 20 में टोटल 22 भाग है। भाग 20 में दोस्तों संविधान के संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। ठीक है, भाग 20 में क्या है, संविधान के संशोधन से संबंधित है भाग 20 जो कि अनुच्छेद 368 से संबंधित है। भाग 21 में दोस्तों अस्थायी संक्रमण अनुच्छेद 369 से 392 तक संबंधित है। ठीक है,
369 से 392 तक क्या है, अस्थायी संक्रमण है। ठीक, आगे है भाग 22 में दोस्तों क्या है ये देखते हैं। संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन निरसन से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 तक है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान में सूचियाँ, शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइए देख लेते हैं। अनुसूचियाँ संविधान का महत्वपूर्ण अंग है जो सरकार की नीतियों का और अधिकारी तंत्र की गतिविधियों का कुछ सीमा तक वर्गीकरण और सारणीकरण करती है। यहाँ संविधान के कुछ व्यवहारिक पहलुओं का उल्लेख भी है। पहली अनुसूची, ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। पहली अनुसूची क्या कहती है? अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। भारत में 29 राज्य हैं एवं 7 केंद्र शासित राज्य क्षेत्र है दोस्तों। ये दोस्तों पुराना डाटा है, तो प्लीज़ आप लोग न्यू डाटा को आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ये 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य बदल चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग एक बार उसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करने लगेंगे सर आपने गलत पढ़ाया है। तो ये ओल्ड बुक है, इस वजह से पुराना डाटा को दिया गया है, तो संशोधन हुआ है, राज्य और केंद्र शासित राज्य में बदलाव हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पे ओल्ड डाटा है। आप लोग आज अभी और तत्काल जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत उसको सर्च कर लीजिए, ठीक है, और अपने अनुसार इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर चेंज हुआ है दोस्तों, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे है नंबर बी दोस्तों हमारा संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन टेरिटरीज में देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसमें करंट डाटा इसको सर्च करिएगा क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र में भी बदलाव है। मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ बता सकता हूँ दोस्तों, बट अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं, बस हूबहू जो है वही देख लेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार डाटा को खुद से सर्च करिए ताकि आपको आगे का भी उसके बारे में पढ़ने की जानकारी मिले। तो प्लीज़ आप लोग अपना समय निकाल कर उसको सर्च जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, ऊपर वाले में तो मैंने हिंट दे दिया राज्य में, बट संघ राज्य क्षेत्र में मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, आप लोग अपने से मेहनत करिए। चलिए आगे है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। दिसंबर 1953 ईस्वी में फैजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 2 श्रेणियां बनी। ए श्रेणी में राज्यों तथा बी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। 1 मई 1960 ईस्वी में बम्बई से 2 राज्यों का, महाराष्ट्र व गुजरात का पुनर्गठन हुआ। 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व द्वीप भारत संघ में पहली अनुसूची के अंतर्गत जोड़े गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नागालैंड 1963 ईस्वी में, हरियाणा 1966 ईस्वी में पंजाब से अलग हुआ, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना, हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 ईस्वी में, सिक्किम 1975 ईस्वी में, इससे पहले सह राज्य मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी में, गोवा पूर्ण राज्य 1987 ईस्वी नए राज्य बन गए। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, सन 2000 में अलग हुआ था छत्तीसगढ़। नंबर बी उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। झारखंड सी नंबर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था दोस्तों। ठीक है, तेलंगाना नंबर डी, तेलंगाना दोस्तों फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। यह भारत का 29वां राज्य बना। और दोस्तों मैं बता दूं कि एक भारत का राज्य है जम्मू कश्मीर, जो कि पहले राज्य था, अब उसको यूनियन टेरिटरीज में गिना जाता है, जो कि मैं ऊपर क्वेश्चन किया था तो आप लोगों से मैंने प्रश्न कर लिया था। तो अब उसको भी बांट दिया गया है, तो राज्य 29 जो थे वो घट गए। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों बढ़ गए। ठीक है, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और 28 राज्य बन चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग भी सर्च करिएगा, मेरे पे भरोसा मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार सर्च करिएगा। ठीक है,
चलिए नंबर 2 है दोस्तों दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। ठीक है, ये दूसरी अनुसूची में आते हैं। दोस्तों मैं वीडियो में जो कुछ भी बोलता हूँ तो उस पर आप लोग ज़्यादा दिल से मत लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से भी थोड़ा मेहनत करिए। ठीक है, कुछ नहीं तो करंट के डाटा को आप लोग सर्च कर ही सकते हैं जहाँ जहाँ मैं बोलता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों उसको दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, उसके बाद भी आप लोग सर्च किया करिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब बस यही रहता है, ताकि आप लोग जाकर ज़बरदस्ती सर्च किया करें। ठीक है, और प्लीज़ सर्च करिए, उससे आप लोग को नॉलेज भी मिलेगा। ठीक, आगे तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरी अनुसूची, चयनित अधिकारियों जैसे कि मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के शपथ प्रारूप। नंबर 4 है दोस्तों चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। नंबर 5 है दोस्तों पांचवी अनुसूची, अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। नंबर 6 छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है, छठी अनुसूची। सातवीं अनुसूची, विषयों के वितरण से संबंधित सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। संघ सूची को देख लेते हैं। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 98 विषय है। ठीक है, वर्तमान समय में इसमें 98 विषय है, तो एक बार आप लोग इसको जरूर से सर्च करिएगा। आज के समय में आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा कि संघ सूची में आज के समय में कुल कितने विषय हैं। आज अगर वीडियो देख रहे हैं तो आज सर्च करेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि बुक भी 1 साल पहले छपी होती है तो वो भी ओल्ड हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सर्च करिएगा। नंबर बी है दोस्तों राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं। तो प्लीज़ दोस्तों राज्य सूची को भी आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और अपना डाटा जो है नोटबुक में बना लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सर्च करिएगा दोस्तों, और जिनको जो जो सर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोगों से दिल से अनुरोध है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा तो कर दिया करिए। ठीक है, इन सब चीज़ों पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे अनुरोध है कि समवर्ती सूची को भी आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, बाद में ये मत कहिएगा कि सर आप गलत डाटा दे रहे हैं, ये गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बुक में जो लिखा है वो बताया जा रहा है और आपको बोला भी जा रहा है कि आप लोग सर्च करके इसको सही कर लीजिए अगर गलत है तो। ठीक है, आगे कुछ विशेष है तो उसको देख लेते हैं ऊपर में। ठीक, यह है भारतीय भाषाएं संविधान के अनुसार दिए गए हैं दोस्तों। आइए हम लोग अभी अनुसूची 8 पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची पढ़ते हैं। भाषाएं, 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 344 1 351 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, जिनके नाम इस प्रकार है दोस्तों। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं ऊपर कुछ नोट में है, इसको ध्यान से देखते हैं। भारतीय भाषाएं संविधान के अनुसार, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं कहा जाता है। भारत की कोई राजकीय भाषा नहीं है। संघीय सरकार की शासकीय या आधिकारिक भाषा हिंदी देवनागरी लिपि है, जबकि सहायक
शासकीय भाषा आंग्ल भाषा है। ठीक है दोस्तों, आगे है दूसरा नंबर, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन संविधान के बाद 15 वर्षों तक अर्थात 1965 तक संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना था और संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को बढ़ा सकती है। इसलिए संसद ने 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम 1963 पारित करके यह व्यवस्था कर दी कि संघ भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग 1971 तक करता रहेगा, लेकिन इस नियम में संशोधन करके यह व्यवस्था की कर दी गई कि संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक रहेगा। आगे है नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। सिंधी को 1967 ईस्वी में सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया तथा 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को भाषा राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया। बाद में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को राजभाषा में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार अब संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे दोस्तों, इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी की सहायक राजभाषा है और यह मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय की राजभाषा भी है। कुल मिलाकर भारत में 58 भाषाओं में स्कूलों में पढ़ाई की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट लाइन था। आगे हम लोग पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची दोस्तों। आइए 9वीं अनुसूची देखते हैं। कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्यकरण इसको संविधान में पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची क्या कहती है ये देखते हैं। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नंबर 11वां दोस्तों, 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा 12वीं अनुसूची देख लेते हैं। यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज एवं नगर पालिका संस्थाओं का वर्णन बाद में किया गया है। ठीक है, आगे दोस्तों संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के 448 अनुच्छेदों को 25 भागों में विभाजित किया गया है। संविधान के मुख्य अनुच्छेदों का संक्षिप्त वर्णन निम्न रूप से किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ अनुच्छेद को। ठीक है, बहुत ही आराम से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और ध्यानपूर्वक इसको 2 से 3 बार रिपीट करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 1, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। नंबर 2, अनुच्छेद 3, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है। नंबर 3 है अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकार का प्रावधान। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अनुच्छेद 51 क में दोस्तों मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 52 से 73 में भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और कार्य क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 74 से 75 में मंत्री परिषद की व्यवस्था और उसके कर्तव्य। अनुच्छेद 79 मतलब 79 में, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। आगे अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार। ठीक है, अधिकार संबंधित है। आगे अनुच्छेद 163 से 164 में राज्य के मंत्री परिषद
सह मुख्यमंत्री से संबंधित है। आगे अनुच्छेद 168 से 195 दोस्तों राज्य विधायिका से संबंधित है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 239 क में दोस्तों दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 243, ठीक है, 239 पढ़ लिए, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। और अनुच्छेद 243 में दोस्तों पंचायती राज नगर पालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध हैं। ठीक है, आगे अनुच्छेद 248 अविशिष्ट विधि संबंधित शक्तियाँ। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियाँ। ठीक है, अनुच्छेद 267 में दोस्तों आकस्मिक निधियाँ, आकस्मिक निधियाँ 267 अनुच्छेद में। आगे अनुच्छेद 280 में दोस्तों वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, आगे अनुच्छेद 320 में दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 324 में भारत का निर्वाचन आयोग 324 से संबंधित है। अनुच्छेद 330 से दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 से संबंधित है। अनुच्छेद 331 से लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत संघ की भाषा प्रादेशिक भाषाएं उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषाएं के संबंध में है। 343 से दोस्तों 351। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 352 से 360 में दोस्तों आपातकालीन उपबंध है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 में दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत का 100 से अधिक संशोधन जो हुए हैं, आइए देख लेते हैं। संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। जीएसटी हाल ही में किया गया मुख्य संविधान संशोधन है। संशोधन करने की प्रक्रियाओं का उल्लेख बाद में किया गया है। जम्मू कश्मीर पर भी दोस्तों संशोधन हुआ था संविधान में। ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट है, जोड़ लीजिएगा। आगे है भारतीय संविधान के विशिष्ट अभिलक्षण। आइए देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। आगे देखते हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में परामर्श देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, हम पढ़े थे सही दोस्तों। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत की संसद देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। थोड़ा छोटा करते हैं ताकि एक ही पेज पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकें। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 भागों में बटा। फिर यहाँ से हमारा मंत्रिपरिषद हुआ। फिर भारत सरकार के विभाग, स्थायी सेवाएं जो है वो आए। राज्यसभा के अंतर्गत राज्य विधानसभाएँ आई। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति के थ्रू राज्यपाल आते हैं और राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद और फिर विधायी परिषद यदि कोई हो स्थानीय निकाय के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, और इधर से राष्ट्रपति से ही दोस्तों भारत की सर्वोच्च न्यायालय भी संचालित होती है। उसको भी मनोनीत राष्ट्रपति ही करता है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय से दोस्तों उच्च न्यायालय होता है। ठीक है,
और इधर है हमारा भारत के मतदाता, भारत के लोग द्वारा जो है दोस्तों लोकसभा में चुने जाते हैं और लोकसभा के सदस्य जो है वो राज्यसभा का चुनाव करते हैं। ठीक है, आगे आगे देखते हैं दोस्तों। हम लोग लोकसभा को चुनने का काम हम लोगों का है, भारत के नागरिकों का। ठीक, आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये हम लोगों का समाप्त हुआ। आगे देखते हैं ऊपर में संघीय सरकार। आइए देखते हैं संघीय सरकार को। फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों प्रकार की सरकारें हैं। एक मजबूत संघीय ढांचे के लिए सर्वोच्च लिखित एवं यथासंभव अनम्य संविधान होना चाहिए और एक शक्तिशाली एवं स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। भारतीय ढांचे में यह सब कुछ है। यह सामान्य काल में संघीय है और एवं आपातकाल में एकात्मक बन जाता है। ठीक है, आगे हम लोग गणराज्य पढ़ेंगे, रिपब्लिक। एक गणतांत्रिक राष्ट्र के प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्य का मुख्य माना जाता है, जिसका चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। विश्व में सबसे विस्तृत संविधान। आइए देख लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें 465 धाराओं से युक्त 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 5 अनुल, अनुल, अनुलग्नक अनुलग्नक तथा 100 से भी अधिक संशोधन है। ठीक है, आगे दोस्तों संप्रभुता पढ़ेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। संप्रभुता राज्य की राजनैतिक सीमाओं के भीतर इसकी सत्ता सर्वोपरि है तथा यह किसी बाहरी शक्ति की प्रभुत्ता स्वीकार नहीं करती है। यह सीधे लोगों द्वारा चुनी गई एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है। ठीक है, सरकारी करें, क्षमा करिएगा, मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। ठीक है, आगे है समाजवादी। आगे है दोस्तों समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 ईस्वी में हुए 42वें संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति जनतांत्रिक माध्यमों से होनी चाहिए। यह शब्द भारत को एक जनकल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर देता है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया है। आगे आर्थिक स्तर पर समाजवाद पर लागू करने का अर्थ है कि सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। भारत ने स्वतंत्रता के बाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। धर्मनिरपेक्षता। आइए देख लेते हैं दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। हर व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म की उपासना, पालन और प्रचार का समान अधिकार है। सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार। आइए देखते हैं। देश का शासन केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर चुनी हुई सरकार चलाती है। संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को मतदान का अधिकार का प्रावधान है। हालांकि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा यह निश्चित नहीं है। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जिम्मेदार है। भारत में संसदीय स्वरूप की सरकार है। इसका
अर्थ यह है कि कार्यकारी मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री एवं उसका सहयोगी मंत्रिमंडल विधानमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं लचीलेपन और अनम्यता का मिश्रण। आइए देखते हैं लचीलेपन और अनम्यता का मिश्रण। सामान्यतः संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल है, उसमें केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता चाहिए, लेकिन संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों में कम से कम आधे राज्यों की सरकारों का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, उपरोक्त वर्णित अभिलक्षणों के अलावा मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, मौलिक कर्तव्य इत्यादि भी भारतीय संविधान के कुछ और मुख्य अभिलक्षण हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार चाहिए, फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार लोगों के जीवन के लिए मौलिक समझे जाते हैं। ये अधिकार राज्य द्वारा अतिक्रमण किए जाने के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में इनको मान्यता दी गई है। ये नागरिक को निश्चयात्मक यानी सकारात्मक रूप में प्राप्त है तथा राज्य की सार्वभौम सत्ता पर अंकुश लगाने के कारण नागरिक की दृष्टि से ऐसे अधिकार विषयात्मक यानी नकारात्मक कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ, जब वर्ष 1215 ईस्वी ने ब्रिटिश जनता ने 1215 ईस्वी में ब्रिटिश जनता ने सम्राट जॉन को प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर दिया था। ठीक है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्य इस प्रकार से हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नंबर 2, इन अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय पर है, अर्थात मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। नंबर 3 है दोस्तों, इनमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, राइट टू इक्वलिटी। आइए देखते हैं समता या समानता का अधिकार 14 से 18। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, सबके लिए एक समान कानून बनाना एवं समान रूप से लागू करना। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन था दोस्तों, सबके लिए कानून बराबर हो। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। नंबर 17, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, यह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। आगे अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। आगे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 तक। आइए देखते हैं अनुच्छेद 19, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है जो निम्नलिखित है। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। नंबर 3, समूह बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आगे है दोस्तों नंबर 5, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर, जबकि अब हो गया है दोस्तों, अभी अपवाद नहीं रहा। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग काट देते हैं, अपवाद नहीं रहा, जम्मू कश्मीर में भी आप लोग जाके रह सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। नंबर 6 है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता।
ठीक है, नोट है। आगे नोट में देखते हैं नंबर 1 पॉइंट, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है। नंबर 2, 1978 ईस्वी के 44वें संशोधन के अनुसार संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया। इसको एक नए प्रावधान अनुच्छेद 300 ए के रूप में संविधान में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नंबर 21, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 ए, राज्य 86वें संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण। ठीक है, आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए देखते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, क्या है, बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये नियम अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है दोस्तों, याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी क्या है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए इसे देखते हैं। अनुच्छेद 25, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, धर्म के आधार पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। आगे है दोस्तों, नोट में है, अनुच्छेद 31 को 44वें संशोधन के अनुसार सूची से हटा दिया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा कुछ विशेष बातें हैं, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक। ठीक है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख धारा 29 से लेकर 30 तक और 350 ए से लेकर 350 बी तक में किया गया है। इसकी परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है दोस्तों। ठीक है, आगे अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का सामान्य रूप में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 30 के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों की 2 श्रेणियां हैं, धार्मिक और भाषाई। अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई। आगे है अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अभी तक 6 समुदायों की धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में घोषणा की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संसद के द्वारा 1992 ईस्वी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कल्याण मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 ईस्वी को अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 5 धार्मिक समुदाय यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध,
तथा फारसी समुदायों को अधिसूचित किया गया है। 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया। आगे है, अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने से निम्नलिखित मुख्य लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, समुदाय के अल्पसंख्यक घोषित होने से संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के अनुसार समुदाय के धर्म, भाषा, संस्कृति की रक्षा संविधान में उपबंधों के अंतर्गत हो सकेगी। नंबर 2 पॉइंट, धार्मिक स्थल, संस्थाओं आदि का सरकारीकरण या अधिग्रहण आदि नहीं किया जा सकेगा। आगे है नंबर 3, पुरातन स्थलों एवं पुरातन धरोहरों को सुरक्षित रखना। नंबर 4 है दोस्तों, नंबर 4 है, थोड़ा ऊपर चला गया, ये देखते हैं। नंबर 4, समुदाय द्वारा संचालित ट्रस्टों की संपत्ति को किराया नियंत्रण अधिनियम से भी मुक्त रखा जाना। नंबर 5 है, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के बच्चों के लिए 50% सीटों का आरक्षण। ठीक है, आगे है दोस्तों नंबर 6 पॉइंट, अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में खेल कूद व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु अनुदान आदि। ठीक है, आगे है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम आरंभ किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अनुच्छेद 32, आइए देखते हैं अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत क्या है, ये देखते हैं। अनुच्छेद 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत मौलिक अधिकारों को सुरक्षित या सुनिश्चित करने के लिए संविधान में रीट याचिका का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार नागरिक को उच्च या उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट याचिका का अधिकार है जो निम्नलिखित है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, हेबियस कॉर्पस। यदि कोई व्यक्ति समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो वह इस प्रकार की रीट याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है इसमें परमादेश यानी मैंडेमस। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। आगे नंबर 3 है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करे, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आगे नंबर दोस्तों 4, उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। ठीक है, यह उत्प्रेषण के अंतर्गत है। नंबर 5 है दोस्तों अधिकार परीक्षा लेख, कोवेरेंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है।
ठीक है। आगे दोस्तों हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनको भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। ठीक है। आगे ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों से निम्नलिखित संदर्भ में अलग है। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। नंबर 1, मौलिक अधिकारों का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है जबकि निर्देशक सिद्धांतों का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सिद्धांतों का उल्लेखन होने पर न्यायालय द्वारा उन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। नंबर 2 है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राज्य की कड़ी कार्यवाही से नागरिकों की रक्षा करके उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन देना है, जबकि निदेशक तत्वों का उद्देश्य राज्य की समुचित कार्यवाही, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। ठीक है। आगे है भारतीय संविधान के मुख्य नीति निर्देशक तत्व। आइए देख लेते हैं। मेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला नंबर, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। नंबर 2, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा नंबर 3 पॉइंट है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट है हमारा नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। नंबर 5, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। नंबर 6, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। नंबर 7 है दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 42वें संशोधन के द्वारा 48वां अनुच्छेद जोड़ा गया है। आगे है 8वां नंबर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण देना है। नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये नंबर 9 है। आगे है सरकार जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बनाती और लागू करती है, जिसे भी जन धन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान आदि सबका प्रेरणा स्रोत ये सिद्धांत है। ठीक है। आगे है दोस्तों मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आइए मूल कर्तव्य देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां नागरिक पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। हालांकि अपने देश के प्रति उनके बहुत से दायित्व हैं। अधिकार और दायित्व एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों ही साथ साथ चलते हैं। यदि हम अधिकार रखते हैं तो हम उन अधिकारों से जुड़े हुए कुछ दायित्व भी रखते हैं। मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ वर्तमान रूस से प्रेरित होकर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 क के रूप में जोड़ा गया। इनकी कुल संख्या 11 है जो निम्नलिखित है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह नंबर 1 संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2 राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। नंबर 3 भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, आगे है नंबर 4 देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहे। नंबर 5 सभी लोगों में धर्म, भाषा, प्रदेश से परे समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। नंबर 6 संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। नंबर 7
पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। नंबर 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नंबर 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। नंबर 10 है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। नंबर 11 है माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ठीक है, आगे हमारा दोस्तों नागरिकता यानी नेशनलिटी, नागरिकता देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 जन्म से बाई बर्थ, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। आगे है दोस्तों दूसरा पॉइंट, वंश परंपरा द्वारा बाई डेसेंट्स, भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। नोट, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे नंबर 3 है देशीयकरण द्वारा बाई नेचुरलाइजेशन, भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आगे है नंबर 4 पंजीकरण द्वारा बाई रजिस्ट्रेशंस, कुछ वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पहले से भारत में रह रहे हो या जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो आदि। नंबर 5 है भूमि विस्तार द्वारा, ठीक है, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे दोस्तों अगर पीओके को भारत में शामिल कर देंगे तो वहाँ के जितने भी नागरिक रहेंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, आगे केवल नागरिकों को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार इस प्रकार से हैं, क्या है देखते हैं स्पेशल राइट्स। नंबर 1 अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। नंबर 2 कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता आदि पर नियुक्ति का अधिकार। नंबर 4 है लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान की पात्रता। नंबर 5 संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए अर्हता भी बोल सकते हैं, इक्वेलीफाई। ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए अर्हता। आगे है भारतीय नागरिकता की समाप्ति। आइए देखते हैं लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित प्रकार से समाप्त होती है। पहला, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। दूसरा, नागरिकता का परित्याग करने पर। तीसरा, सरकार के द्वारा नागरिकता छीने जाने पर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे संघीय विधान पालिका संसद। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं इस वीडियो को संघीय विधान पालिका और संसद जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों।